गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजी इन हैंड्स इन फूड प्रोडक्शन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम पढ़ने वाले स्ट्रेटजी इन हैंड्स इन फूड प्रोडक्शन, कि हमारे फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या टेक्निक हम इसमें यूज़ करते हैं। ये सभी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फूड क्या होता है और किस तरह का होता है, ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम इसकी टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फूड क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और आप इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फूड जो होता है आपका वो क्या होता है? फूड आपका वो होता है जो आपको बैलेंस डाइट दे, आपको न्यूट्रिशन दे, आपकी खाने लायक चीज़ हो, जो जैसे कि आपके फ्रूट्स होते हैं, प्लांट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या एनिमल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, ये सभी आपके क्या होते हैं? फूड होते हैं। और हम फूड के टाइप जो है वो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। मेनली जो होता है वो फूड का जो टाइप है हम वेज या नॉन वेज के तौर पर बताते हैं। तो ये होता है आपका फूड, या तो आप वेजिटेरियन होते हो या फिर आप नॉन वेजिटेरियन होते हो। ये होता है आपका फूड का टाइप। तो जो आप खाना खा रहे हो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है उनके न्यूट्रिएंट, और वे न्यूट्रिएंट आपके शरीर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट है तो सारे दिन आप कार्बोहाइड्रेट ही लेंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीन ही लेते रहेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जितने भी न्यूट्रिएंट लेंगे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में लेंगे। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट कर देंगे किसी भी एक चीज़ को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो आप एक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते जा रहे हैं तो वो आपके वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है, वो आपकी बॉडी में यूज़ नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है, प्रोटीन की कोई चीज़ दिखती है जैसे मिल्क वगैरह या फिर और कोई चीज़, और आप उसको एक दिन में ही सब पूरा का पूरा ख़त्म कर दे और ये सोचे कि आपकी बॉडी में वो लगेगा। तो ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी यूज़ करेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आपको बॉडी वेस्ट के तौर पर बाहर निकाल दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर फूड। हम अपने फूड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हम अपने फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी, इन दो चीज़ों को इंक्रीज़ करके अपने फूड को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फूड जो होता है हमारा वो या तो हम एनिमल पे डिपेंड करते हैं या फिर हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो अगर एनिमल पे जब हम डिपेंड करते हैं तो मेनली जो होता है हम एनिमल हस्बेंड्री को जो है कंसिडर करते हैं। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है वो आपको बता देते हैं। इज़ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लिव स्टॉक। आपके पास जो लिविंग स्टॉक है उसकी कल्चरिंग करना, उसकी ब्रीडिंग को रेज अप करना, उसकी नंबरिंग को बढ़ाना, ये होता है एनिमल हस्बेंड्री। इट डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लिव स्टॉक लाइक द बुफेलो, काउ, पिग, हॉर्स, कैटल, शिप, गोट। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री है, इसके अंदर जो है बुफेलो वगैरह, काउ वगैरह जो है वो आ जाती है। तो काउ बुफेलो जहाँ पे रखी जाती है उसको हम डेयरी कहते हैं, और डेयरी के अंदर उसकी केयरिंग और उसके मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। मगर एनिमल हस्बेंड्री जो होता है एक अलग टर्म है, इसके अंदर आप उसकी केयरिंग, साथ में ब्रीडिंग, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री के अंदर काफ़ी एनिमल्स जो आपके आ जाते हैं, जैसे बुफेलो होता है, काउ होता है, पिग होता है, हॉर्स होता है, कैटल होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इट इज़ आल्सो इंक्लूडिंग द पोल्ट्री फॉर्म और फिशरी। पोल्ट्री फॉर्म और फिशिंग भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाता है। जब भी आप एनिमल हस्बेंड्री रखते हो तो आपको क्या करना होता है? कुछ चीज़ों का मैनेजमेंट रखना होता है, और वो होता है क्लीननेस, हाइजीनिक और रेगुलर इंस्पेक्शन। आप डेली एनिमल्स को चेक करते रहे, वहाँ पे आप सफाई रखें, और उनके आसपास जो गंदगी हो रही है उसका क्या रखें? ध्यान रखें। तो देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि एनिमल हस्बेंड्री में जो होता है उसके अंदर कई तरह के एनिमल्स जो है वो आ जाते हैं। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्म की। पोल्ट्री फार्म क्या होता है? इट इज़ इंक्लूडिंग द चिकन, डक,
टर्की एंड गीज। सिर्फ कई बार जो होता है बच्चे सोच लेता है कि पोल्ट्री फार्म होता है उसमें चिकन को रखा जाता है, मगर ध्यान रखिए जो पोल्ट्री फार्म होते हैं आपके उनके अंदर चिकन को भी, डक को भी और टर्की जो होता है इसको भी क्या करा जाता है, इंक्लूड किया जाता है, और गीज को भी। अब कुछ मेन पॉइंट होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री एंड सुटेबल पोल्ट्री ब्रीड, जो आप ब्रीड वहाँ पे रखना चाह रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए जो डिजीज़ फ्री हो। दूसरा, हाउसिंग शुड बी प्रॉपर एंड सेफ, जहाँ पे आप उनको रख रहे हैं वो प्रॉपर भी होनी चाहिए और सेफ भी होनी चाहिए। फिर प्रॉपर फूड एंड वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, आपको उन्हें अच्छा खाना और अच्छा पानी जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसके बेस पर कुछ पॉइंट हमने नोट किए जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि पोल्ट्री फार्म में आप सोच रहे हो कि पोल्ट्री फार्म के बारे में ये सभी बातें हमें पता होती है, तो एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें आ जाती है। जैसे कि अब पीछे स्वाइन फ्लू जो था वो चला हुआ था, तो कई तरह के एग्ज़ाम जो लाइफ साइंस के दिए गए उसके अंदर क्वेश्चन आया था स्वाइन फ्लू से रिलेटेड कि स्वाइन फ्लू क्या होता है और ये किस वायरस के कारण होता है और किस चीज़ को ये अफेक्ट करता है। तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ये एक इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स के कारण होता है। ये स्टार्ट हुआ था पिग से और ये H1N1 वायरस के कारण फैलता है। इसका एक और वायरस होता है जो होता है H1N5। तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो वायरस पूछ लेते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा का जो है डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप MSc लेवल का या BSc लेवल का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो होता है कई बार पूछ लेते हैं कि इसके ऊपर जो है किस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, किस तरह का इस पर कैप्साइड्स होता है और इसमें किस तरह के एनवलप्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको इसमें डायग्राम में देख के आपको पता चल जाता है। अब एपीकल्चरिंग जो होती है, मधुमक्खी पालन जो होता है उसे कहा जाता है, जो कि आप जानते होंगे। तो एपीकल्चरिंग इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, मेनली जो होता है हम हनी एंड बी वैक्स के लिए जो होता है इसे लार्ज स्केल पर करते हैं। अब इसमें से भी जो होता है आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाता है। कई बार जो होता है वो फ्लाई का जो है नाम पूछ लेते हैं कि इंडिया में मोस्टली किस बी का यूज़ किया जाता है हनी बनाने के लिए या एपीकल्चरिंग के अंदर। तो आपको याद रखना है एपिका इंडिका जो होता है इसका यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक नेम है। अगर आप हनी के बारे में देखें तो हनी में भी जो है काफ़ी क्वेश्चन जो आ जाते हैं। ये पूछा जाता है कि हनी जो होता है वो इतना मीठा क्यों होता है, तो आपको उसका आंसर है सुक्रोज़। सुक्रोज़ जो होता है वो काफ़ी मीठा होता है जिसके कारण, और वो 38% होता है जिसके कारण हनी भी जो है काफ़ी मीठा होता है। साथ में इसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है और वाटर और माल्टोज भी जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। साथ में इसमें जो होता है कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम भी जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कई बार फ्रुक्टोज को लेकर इसमें जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हनी जो होता है वो इतना मीठा होता है क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, फ्रुक्टोज जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद फिशरी की बात कर लेते हैं। फिशरी जैसे कि आपको पता ही है, मत्स्य पालन, मछली पालना, इट इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश। फिशरी के अंदर प्रोसेसिंग करना, मछलियों को पकड़ना, कैच करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, उसे लाना मार्केट में और उसको सेलिंग करना, ये सभी जो है वो फिशरिंग में आ जाता है। और इसके साथ फिशिंग में जो है दूसरे एनिमल जैसे कि प्राण होते हैं, क्रैब होते हैं, लॉबस्टर होते हैं, इनको भी क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। ब्लू रिवोल्यूशन आप जानते हो किसे कहा जाता है। ब्लू रिवोल्यूशन जो होता है वो मछली पालन को कहा जाता है, क्योंकि कई तरह की जो फिशेस होती है उनका लगातार शिकार करने से, हंट करने से उनकी मात्रा जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है ब्लू रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। और कैच करने के लिए फिशेस कौन सी कैच करनी है, कौन सी नहीं करनी है, उसके लिए भी जो होता है जानकारी दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आपकी ब्रीडिंग। ये है आज के टॉपिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो आगे हमने पॉइंट करे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मगर जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो हमने डिस्कस कर लिए। जैसे कि स्वाइन फ्लू का क्वेश्चन आ जाता है, हनी के ऊपर जो क्वेश्चन आ जाता है, या एनिमल ब्रीडिंग में कई बार जो है क्वेश्चन दे देते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स जो है एनिमल ब्रीडिंग में रखे जाते हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पीछे का जो टॉपिक हमने करा है उसमें से आ जाते हैं। अब ये ब्रीडिंग का अगर जैसे कि आप NVS का टेस्ट KVS का टेस्ट दे रहे हो तो उसमें कई बार क्वेश्चन देखा गया कि ब्रीडिंग में से क्वेश्चन आता है। तो ब्रीडिंग में से क्या क्वेश्चन आता है, ये इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के बारे में जो है वो पूछ लेते हैं, या आउट क्रॉस या क्रॉस ब्रीड के बारे में जो है पूछ लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है डेफिनेशन देकर। तो ये आपको अच्छी तरीके से इसमें समझना है। तो सबसे पहले हम ब्रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। द मीटिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द एनिमल। जब एनिमल जो है वो मीट करता है और प्रोडक्शन करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं। अब ब्रीडिंग दो तरह की होती है, एक होता है इन ब्रीड, एक होता है आउट ब्रीड। इन ब्रीड से आप समझते हो कि ब्रीड के अंदर, आउट ब्रीड मतलब ब्रीड के बाहर। तो आपको याद रखना है, डेफिनेशन ध्यान से सुननी है ताकि आप उसमें कंपेयर कर सके और समझ सके कि क्लोज रिलेटेड मेंबर ऑफ सेम ब्रीड। इन ब्रीड होता है क्लोज रिलेटेड मेंबर ऑफ सेम ब्रीड। सेम ब्रीड होनी चाहिए और सेम ब्रीड का क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेटेड मेंबर। इसका मतलब क्या होगा, सेम ब्रीड तो आप समझ गए, जैसे डॉग की कोई सेम ब्रीड ले लिया आपने, एक मेल एक फीमेल, उनके बीच में आप ब्रीड करा रहे हो, सॉरी क्रॉस करा रहे हो, ब्रीड सेम है दोनों की। मगर क्लोज रिलेटेड यहाँ पे क्या है, क्लोज रिलेटेड का मतलब है कि उनके एंसेस्टर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आपने एक सेम ब्रीड तो ले ली मगर वो ब्रीड आप कहीं और से लाए हो, उसका एंसेस्टर कोई और हो, और दूसरी ब्रीड सॉरी दूसरा जो मेंबर है उसी ब्रीड का वो कहीं दूसरी, उसका एंसेस्टर कोई और हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, एंसेस्टर सेम होनी चाहिए। सेम एंसेस्टर सेम ब्रीड और उनके सेम मेंबर के बीच में क्या करोगे, आप क्रॉस कराओगे। तो उससे जो होता है वो प्रोसेस कहलाता है इनब्रीडिंग का। अब आउट ब्रीड दो तरीके से होती है, उसमें से एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है क्रॉस ब्रीड। आउट क्रॉस में क्या होता है, इसके अंदर भी ब्रीड सेम रहती है आपकी, जैसे डॉग की जो दो आपने दो ब्रीड ली थी वे सेम है, बस उनके जो एंसेस्टर होंगे वे क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। देखिए जैसे कि इन ब्रीड का आपको बताते हैं, इन ब्रीड में क्या होगा, आपने लेब्रा ले लिया, दूसरा भी क्या है, लेब्रा। इसका एंसेस्टर भी क्या था, एक था, और इसका भी एंसेस्टर क्या था, एक था। इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करोगे इससे जो रिजल्ट आएगा ये सारा क्या होगा, ये इनब्रीड होगा। अब आउट ब्रीड में अगर आप देखते हैं तो आउट ब्रीड के अंदर क्या होगा, आउट ब्रीड के अंदर आपने लेब्रा लिया था, यही भी लेब्रा था, इसका एंसेस्टर 1 था और इसका एंसेस्टर क्या था, नंबर 2 था, और इसके बीच में जब आप क्रॉस कराते हो तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस। ठीक है, समझ गए। अगर आपसे आउट ब्रीड की डेफिनेशन भी पूछ ले तो आप कहेंगे कि क्रॉसिंग बिटवीन द सेम ब्रीड। ठीक है, अगर फिर आप टाइप बताओगे कि आउट क्रॉस होता है और क्रॉस ब्रीड होता है, तो आउट क्रॉस में आप बताएंगे भाई दोनों क्या है, लेब्रा सेम ब्रीड है और उनके एंसेस्टर क्या हैं, वो अलग अलग है एंसेस्टर। तो इसे हम क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। ये चीज़ ध्यान देने की है जो आपको ध्यान देना है और सीखना अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या, क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड में आप क्या कर सकते हो, क्रॉस ब्रीड में आप अलग अलग ले सकते हो। ए क्रॉस ब्रीड इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेब पैटर्न ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड वैरायटी या पॉपुलेशन। जो दो अलग अलग ब्रीड का अगर उनके बीच में क्रॉस होता है तो वो क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीड कहलाता है। आपने लेब्रा ले लिया, पमेरियन ले लिया, उनके बीच में क्रॉस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका क्रॉस ब्रीड। तो ये बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेशंस को देखते हैं और एग्जांपल को देंगे, उसको चूज़ करना है कि किसका एग्जांपल है, ये आउट ब्रीड का है, क्रॉस ब्रीड का है। अब देखिए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि आप जानते ही हो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जो होता है वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्स करना इंटर दो के बीच में, स्पेसीज मतलब दो स्पेसिफिक के बीच में क्या करना, आपको मिलाना है। तो इसमें क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज। यहाँ पे स्पेसीज क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। क्रॉस ब्रीड में क्या हो रहा था, दो क्रॉस अलग अलग हो रही थी। आउट ब्रीड में क्या हो रहा था, दोनों ब्रीड सेम थी मगर एंसेस्टर अलग अलग थे। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, मूल है। तो देखिए डंकी है,
ये क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। फीमेल क्या होनी चाहिए, हॉर्स होनी चाहिए। उनसे जब आप क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, मूल, मतलब खच्चर जो है वो बन जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो और इसको समझ भी सकते हो। इसके बेस पे आपने क्या लिया है, दो स्पेसीज लिए। एक स्पेसीज क्या आती है आपकी, डंकी, और एक क्या था, हॉर्स। और उनके इससे क्या बनाया आपने, एक थर्ड वन स्पेसीज बनाई है उनका क्रॉस करके। ठीक है, ये होता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कई तरह के होते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि इंटर स्पेसीज वैरायटी आ जाती है इसके अंदर। और भी कई तरह की होती है, इंट्रा स्पेसिफिक हो जाती है। तो वो आपको ध्यान से पढ़नी है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। इंटर या इंट्रा को आपको समझना है और आपका काम ईजिली हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, इंटर इंटर स्पेसीज, इसमें क्या करना है, इंटर इंटर मतलब है दो स्पेसीज होनी चाहिए, उनके बीच में आपको क्रॉस करना है, दो अलग अलग स्पेसीज। अगर आप ये लिख देते हो कि इंट्रा, यहाँ पे क्या कर देते हो, इंट्रा, INTRA, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो स्पेसीज आप ले रहे हो वो क्या होनी चाहिए, हॉर्स के, तो दोनों हॉर्स ही होनी चाहिए, उनके बीच में मतलब स्पेसीज उनकी और सेम होगी और ब्रीड अलग अलग हो सकती है। मगर जब आप इंटर कहते हो तो क्या हो जाता है, दोनों स्पेसीज भी अलग अलग हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। बस इंटर और इंट्रा का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रहता है, जो आप ध्यान से रख के पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी। देखिए कंट्रोल ब्रीडिंग क्या होती है, और कंट्रोल ब्रीडिंग में यूजिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पहले तो कंट्रोल ब्रीड आपको बता देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो नॉर्मली कंट्रोल ब्रीड के अंदर कि नॉर्मली आपके जो वाइल्ड बुल होते वगैरह होते हैं, काऊ जो होती है, ये क्या करते रहते हैं, क्रॉस करते रहेंगे। तो इनसे जो होगी, इनकी स्पेसीज, इनकी सॉरी नंबरिंग जो है वो बढ़ती रहेगी। अब उसमें अच्छा करेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे डॉग्स हैं और बाकी एनिमल्स हैं। अगर वे इस तरीके से ब्रीडिंग करते रहेंगे, मेटिंग करते रहेंगे, तो उनके अंदर उनसे उनकी जो नंबरिंग है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। वैसे तो घटेगी तो नहीं, ठीक है, मगर जब बढ़ेगी तो उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो ऑफस्प्रिंग अच्छे करेक्टर लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को कंसिडर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, से सही करने के लिए क्या बनाया गया, कंट्रोल ब्रीडिंग। कि भाई ब्रीडिंग जो है वो हम कंट्रोल रेट पे करेंगे, एक अच्छे मेल के साथ जो है वो एक अच्छी फीमेल का जो है क्रॉस कराया जाएगा, ताकि एक अच्छा रिजल्ट जो है वो बने। और इसके लिए जो है काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, युवराज, आप जानते हो, जो 100 करोड़ की भैंसे के नाम से जो है प्रसिद्ध भी हुआ है, और इसकी कीमत और भी ज़्यादा जो है लग चुकी है। तो ये क्यों इसकी कीमत जो है वो लगाई जाती है, क्योंकि ये एक अच्छी किस्म का क्या है, एनिमल है, जिसके कारण अगर इसका स्पर्म यूज़ किया जाए तो क्या होगा, अच्छे मतलब कि ये क्या देगा, रिजल्ट देगा, और अच्छे ऑफस्प्रिंग जो वो बॉर्न होंगे इससे। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है कि इसके स्पर्म को निकाल लिया जाता है और बाद में ट्यूब के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू जो होता है फीमेल के अंदर से इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होना। तो हम कंट्रोल ब्रीड कराने के लिए क्या करते हैं, बुल जो है उससे, या कोई भी एनिमल जो है जो सुपीरियर है, उससे उसका सीमन वगैरह जो होते हैं वो ले लेते हैं, और उस सीमन को जो होते हैं हम बाद में कहीं पे भी ले जाके दूसरे फीमेल्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होती है टेक्निक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, जिसको हम कंट्रोल ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है एक और टॉपिक आपके पास, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको समझना भी है, काफ़ी बार ये पेपर में भी आता है, इसलिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मल्टी ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक को आपको समझना है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें फीमेल ली जाती है, आप कोई भी ले सकते हो, डॉग में भी ले सकते हो, कैट में भी ले सकते हो, बुफेलो में भी ले सकते हैं, काऊ में भी ले सकते हो। एक फीमेल जो सुपीरियर करेक्टर की है, जैसे यहाँ पे काऊ इन्होंने लिया हुआ है। अब एक काऊ जो है उसके पास ओवरीज जो होगी वो नंबरिंग में 2 ही होगी। एक ओवरी एक बार में जो है एग रिलीज़ करेगी, दूसरी बार में रिलीज़ करेगी, टाइम लगाएगी। अब एक बार में एक एग होगा तो उससे एक स्पर्म क्या होगा, फ्यूज़ होगा। अब वो एक ही क्या बनाएगा, रिजल्ट बनाएगा।
तो हमने क्या करा, हमने FSH इनको दिया हाई अमाउंट में। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या कराएगा, ये एग को रिलीज़ कराएगा। जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये ज़्यादा एग रिलीज़ कराएगा एक ही ओवरी से। तो जब आप एनिमल्स को हाई क्वांटिटी में FSH देते हो ज़्यादा अमाउंट में, तो वो क्या करेगा, वो एक से ज़्यादा एग रिलीज़ करा देगा। अब उन एग को आपको क्या कराना है, एक अच्छे मेल के सेमन के साथ, स्पर्म के साथ फ्यूज़ कराना है। जब आप उसको फ्यूज़ करा देंगे स्पर्म के साथ, तो वे दोनों क्या हो जाएंगे, सुपीरियर थे और वो अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। अब उनसे क्या बन चुका है, फ्यूज़ के बाद जाइगोट बन चुका है। या तो आप उस जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दो दूसरी फीमेल्स के अंदर, ठीक है, तो उनसे एक अच्छा रिजल्ट देने वाला एक अच्छा ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या करेगा, जन्म लेगा। तो ये टेक्निक होती है आपकी मल्टी ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इसमें आप उसी फीमेल जो डोनर फीमेल थी उसके अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप दूसरी फीमेल्स के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। रिजल्ट जो होगा वो आपका कैसा रहेगा, सुपीरियर ही रहेगा, क्योंकि आपने जो स्पर्म और एग लिया था वो एक सुपीरियर मेल और फीमेल का लिया था। तो इस तरीके से जो फीमेल्स अच्छे करेक्टर नहीं रखती वे भी एक अच्छे ऑफस्प्रिंग को जन्म देगी। तो ये जो टेक्निक है काफ़ी यूज़फुल है और इसको हम कई बार जो है करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें जो हमने डिस्कस किया है ब्रीडिंग के ऊपर। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो ब्रीडिंग है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये जो हमने लास्ट में पढ़ी है मल्टी ओवुलेशन टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। साथ में कंट्रोल ब्रीडिंग जो है वो भी कई बार आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो आता है आपका मल्टी ओवुलेशन आता है, ब्रीडिंग आता है। उसके बाद जो हमने शुरू में सेक्शन पढ़ा था उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए। थैंक यू।